अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान शानदार अंदाज में न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है और अब कल अगला सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा और जीतने वाली टीम इतवार को पाकिस्तान से फाइनल खेलेगी। मगर आज सेमीफाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हर शोबे में शानदार और मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तानी टीम ने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया है। जिन खिलाड़ियों पर सवाल उठ रहे थे, आज उन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को बड़े मैच में बड़ी फतह दिलवा दी। आज जब न्यूजीलैंड की इनिंग्स का आगाज हुआ तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने आगाज में ही भरपूर प्रेशर बढ़ा दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट हासिल कर ली और बाकी बॉलर्स के लिए जबरदस्त मोमेंटम फराहम कर दिया। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड इस बड़े मैच में बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की पूरी इनिंग्स में अपनी ग्रिप रखी। यूं पाकिस्तान को जीतने के लिए 153 रन का हदफ मिल गया और पाकिस्तान ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर यह हदफ हासिल भी कर लिया। आज के मैच की खास बात यह थी कि पाकिस्तान के दोनों स्टार ओपनर्स यानी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक मरतबा फिर अपनी क्लास साबित कर दी। पूरे वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस पर सवाल उठते रहे, तनकीद होती रही। सेमीफाइनल में किसी और से इनिंग्स ओपन कराने के तज्जिए होते रहे, मगर इस शदीद दबाव के बावजूद आज के बड़े मैच में बाबर आजम और रिजवान ने ओपन किया और अपनी शानदार कारकर्दगी से नाकदीन के तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। आज के पूरे मैच में बाबर और रिजवान न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर पूरी तरह से हावी रहे। आगाज में जरूर बाबर आजम कैच आउट होते होते बच गए थे, मगर उसके बाद ऐसे संभले कि पूरा मैच पाकिस्तान के काबू में कर दिया। दोनों ओपनर्स ने निस्फ सेंचुरियां बनाई, 105 रन की शानदार पार्टनरशिप लगाई और यूं बाबर और रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप की तारीख में 3 दफा 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। इसके अलावा आज के मैच में एक बड़ा फर्क पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी थी। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने आज जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया, कई रन रोके, एक रन आउट भी किया। मगर दूसरी तरफ इस बड़े मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के अहम कैचेस भी छोड़े, जिसमें पहले ओवर में बाबर आजम का कैच भी शामिल था। शायकीन क्रिकेट को यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान 2007 और 2009 के बाद अब तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, यानी 13 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान को यह मौका मिला है। और कल ये फैसला हो जाएगा कि फाइनल में पाकिस्तान का टाकरा रिवायती हरीफ भारत से होगा या फिर 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाले इंग्लैंड से। और दिलचस्प बात यह भी है कि मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस का वही पैटर्न नजर आ रहा है जो 1992 के वर्ल्ड कप में था। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इब्तदाई मैचेस में मुश्किलात का शिकार रहा था, मगर फिर कम बैक करके सेमीफाइनल में पहुंचा और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और फिर फाइनल में इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। और आज भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और अब देखना यह है कि हमने फाइनल इंग्लैंड से खेलना है या इंडिया से खेलना है। आज सिडनी ग्राउंड में सेमीफाइनल देखने के लिए पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और पूरे ग्राउंड में दिल दिल पाकिस्तान गूंज रहा है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जीत के बाद जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान और भारत के साबिक क्रिकेटर्स के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू हुई। सिकंदर भाई को जरूर बोलना कि बहुत बहुत मुबारक। नहीं, मैंने आपके लिए फाइनल पहुंच गई है। मैं आपके लिए एक मैसेज रखा है, सावधान रहिएगा क्योंकि भारत भी पहुंचने वाला है फाइनल में। मैं आपको एक मैसेज दूं, मैं गाने की शक्ल में देना चाहता हूं कि बचना ए पड़ोसियों लो मैं आ गया, बचना आप। कपिल जी आप बड़ा सीरियसली हमें सुन रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कुछ माहौल ऐसा ही है सर। मुझे लग रहा है कि पहले तो मुबारकबाद बनती है क्योंकि बहुत अच्छा मैच खेले और क्रिकेट बहुत अच्छी खेले। हम चाहते हैं पाकिस्तान की भी कोई इंजरी ना बने, अच्छी टीम खेले और अच्छी तरह खेले। इंडियन टीम का भी और इंग्लैंड टीम का भी हम दुआ करते हैं कि उनकी टीम बेहतर आए। आप कंजूसी से नहीं जीत सकते, आप बेहतर क्रिकेट से जीत सकते हैं और वो ग्राउंड पे ही देनी पड़ेगी। ये फाइनल में पहुंचने की खुशी ज्यादा है या फिर ये महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है, इसकी खुशी ज्यादा है? या मेरे ख्याल से दोनों हैं। मैं इसको ये कहूंगा कि एक तो हम सेमीफाइनल तो हम पहुंच गए। आपसे पहले हम आपसे ही खेलना चाहते हैं, मगर आपको जो एक सेमीफाइनल रहता है वो जीत जाएं आप, तो उसके बाद इंशाल्लाह। मैंने जैसे ही कहा कि हमने तो सबसे पहले मैंने आते ही गाना लिख लिया था कि बचना है पड़ोसियों लो मैं आ गया। हम तो इंतजार में हैं आपके। बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ने आज परफॉर्म किया है। दोनों बैटर्स ने निस्फ सेंचुरी बनाई है, मगर कल तक ये बातें हो रही थी कि बाबर आजम की जगह किसी और से ओपन कराया जाए। इस हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा था कि उनका दिल कह रहा है कि पहले की तरह बाबर और रिजवान ही ओपन करें, जबकि दिमाग कह रहा है कि बाबर की जगह मोहम्मद हारिस से ओपन कराया जाए और बाबर वन डाउन आ जाए।
मेरा दिल ये कह रहा है कि उनको वही करना चाहिए जो ये करते आए हैं, जिस तरह वो खेलते आए हैं। और ये ओपनिंग प्लेयर ने हमें बहुत मैच दिखाए, जिताए, तो इनको करते रहना चाहिए। मगर दिमाग ये कह रहा है कि ओपनर को, हारिस को ओपन करके बाबर अगर वन डाउन आ जाते हैं तो हारिस जो है सर्कल का फायदा उठाए, ये हर कोई कह रहा है। मेरा भी दिमाग ये कह रहा है। सिकू भाई, आप जब दोनों की बात कर रहे हैं, जिंदगी में 3-4 दिल के फैसलों के अलावा आपने कितने प्रैक्टिकल फैसले दिमाग से किए हैं वैसे? कभी कभार करते, कभी कभार नहीं करते, कई दफा बैकफायर भी कर जाते। और आज सिक्कू भाई का दिल दुरुस्त साबित हुआ है। पाकिस्तान जीत गया है। बाबर आजम और रिजवान ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की फतह, और कल इंग्लैंड और भारत के सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पाकिस्तान की हिकमत अमली के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्श, मोइन खान और आकिब जावेद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, आपने कहा था आपका दिल कह रहा है, आपने आज मुझे दिन में भी मैसेज किया कि मेरा दिल दुरुस्त साबित हुआ है। वाकई आपका दिल दुरुस्त साबित हुआ है। पाकिस्तान जीता और बाबर आजम और रिजवान ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। देखें, पूरा आज स्टेडियम में एक चीज कह रहा था कि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो ये जो दिल है ना सर, ये पाकिस्तान के लिए कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो मेरा दिल ये कह रहा था कि यार इनको खर्च दो जो कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा था कि दिमाग तो कह रहा था कि नहीं, मैंने कहा नहीं, करने दो इनको, इसलिए कि उनकी टीम एक सेटल हो गई थी, उनका एक अप्रोच हो गया था, उनका एक मतलब एक कंफर्ट जोन में आए हुए थे लड़के कि हम ऐसा करेंगे। और देखें आज हम कामयाब हो गए। और वो दोनों का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फाइनल से पहले वो दोनों फॉर्म में आ गए हैं, विच इज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। मेरी तरफ से सबको, पूरे क्रिकेट फैंस, पूरे पाकिस्तान को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी। और जो खुशी की लहर इस वक्त दौड़ी हुई है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, जाहिर है। मोइन भाई, जबरदस्त क्रिकेट खेली आज पाकिस्तान ने। बैटिंग जबरदस्त, बॉलिंग जबरदस्त, फील्डिंग जबरदस्त। आज अगर कोई मिस फील्डिंग हो रही थी या कैचेस ड्रॉप हो रहे थे तो वो न्यूजीलैंड की तरफ से हो रहे थे, जिसकी तवक्को नहीं थी। बहुत ही अच्छा कमबैक नहीं है? It was a great performance, of course। जहां आपने फील्डिंग की बात की तो नो डाउट जो शादाब ने जिस तरह रन आउट किया, आई थिंक वो कॉनवे को उस वक्त रन आउट करना, बिकॉज वो एक ऐसे प्लेयर थे जो पेनैलन के बाद एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, और वहाँ पे वो विकेट गिरना बहुत ही बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए। एंड लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, यकीनन बहुत परेशानी होती है बॉलर्स को जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन आपके सामने मौजूद होता है क्रीज पे, बट द वे आवर गाइज बोल्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। शादाब ने जिस तरह फील्डिंग की है और वो रन आउट किया है, स्पेशली मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो उसके बाद एक पार्टनरशिप ज़रूर लगी, बट जैसे एक लफ्ज़ चल रहा है कुदरत का निज़ाम तो इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि जब सिकंदर भाई भी फेवर में करना शुरू कर देना बातें, फिर तो आप समझ जाए कि पाकिस्तान जीते ही जीतेगा। सही कह रहे हैं आप। अक्सर जीत के बाद भी सिक्कू भाई का कुछ ना कुछ क्रिटिकल ओपिनियन होता है। सिक्कू भाई खुश हैं, अनकंडीशनली खुश नजर आ रहे हैं। आकिब भाई, आप बताइएगा। पाकिस्तान का है। आकिब भाई, आप क्या कहिएगा? एक जबरदस्त कमबैक है पाकिस्तान का, और एक यूनिट के तौर पर फील्डिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी, बैटिंग जबरदस्त। ओपनिंग पेयर पर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे थे, आज उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लग रहा है कि सही टाइम पर राइज हुआ है पाकिस्तानी टीम का और फाइनल में बड़े जबरदस्त चांसेस है पाकिस्तान के? डेफिनेटली, क्योंकि ये मैच जब शुरू ही हुआ है तो आप पहले ओवर में देखें तो शाहीन के पहले बॉल पे एक चौका लगा, उसके बाद उसने 2-3 अपनी टांग पे खाई है एलन फिन ने, तो घबराए हुए थे। शुरू से एंड तक किसी स्टेज के ऊपर तो बीच में एक पार्टनरशिप छोटी सी उनकी बैटिंग में लगी है, ना उनसे बॉलिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बैटिंग हुई है। पार्टनरशिप लगने के बावजूद भी कोई बड़ी हिट नहीं लग रही थी। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर्स। ये टीम जो है इसका सफर देखे तो हमारा तो अगर मगर 92 में एक ही था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हार जाए और वेस्ट इंडीज जीतती है तो फिर हम थ्रू हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो इतने अगर मगर थे कि दिमाग सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा। शुरू में बिल्कुल गलत टीम खेलती रही। आज से खुशदिल और हैदर, ये तीन जो अब बेंच पे बैठे हैं, इनकी जगह जो लड़के खेलने आए हैं, उसमें मोहम्मद वसीम आया है, उसमें शान आया है, उसमें ये हारिस आया है, तो इससे ये टीम अब बैलेंस हो गई है। ये पहली दफ़ा कोई टीम होगी जो फाइनल तक पहुंची है कि जो शुरू से टीम बनाई, बीच में उसको चेंज किया, फिर बनी, और अब ये एक ऐसी टीम बन चुकी है कि जिसने 3 अब लगातार मैच जीते हैं। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और आज न्यूजीलैंड जो कि फेवरेट है,
और न्यूजीलैंड का अक्सर सफर इतना ही होता है कि वो ऐसे क्रूजिंग वे में पहुंचते हैं सेमीफाइनल में और उधर से ही घर चले जाते हैं। दिस इज मेंटल ब्लॉकेज। लाइक साउथ अफ्रीका को जैसे ही डिसाइडर आता है वो ऐसी गेम खेलते हैं कि सबको हैरान कर देते हैं, जो इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने खेला। सिकू भाई, क्योंकि अब आपके दिल की अहमियत बड़ी हो गई है, तो कल आपका दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा, या फिर इंग्लैंड जीतेगा, पाक इंडिया का फाइनल होगा, पाक इंग्लैंड का? तो मैं हमेशा समझता हूँ कि जो इंडिया से जो मैच होता है और उसका जो जीत का मजा आता है वो किसी चीज में नहीं है। हम फाइनल में अब पहुंच गए, आखिरी मैच है, इंडियंस अंडर प्रेशर है, इंडियंस जो है घबराए हुए हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, तो मेरा दिल ये कह रहा है कि इंडिया को आना चाहिए और हमें उनको जीतना चाहिए। दिमाग कहता है कि यार थोड़ा सा प्रेशर हटा दो, उनको रहने दो, दूर रहे, खामखी का एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, मगर मज़ा जो है ना शाज़ेब, वो इंडिया के साथ आता है और इंडिया को हराने का आता है। उनसे जीतेंगे तो और मज़ा आएगा, और उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। तो मेरा दिल ये कह रहा है कि जी भारत आए, इंडिया आए फाइनल में, हम उनको हराएं तो उसका मजा ही कुछ और हो। तो सिक्कू भाई, दोनों के लिए दिल कह रहा है ना कि कल इंडिया जीत जाए, उसके लिए भी दिल यही कह रहा है, और पाकिस्तान इंडिया से जीत जाएगा ये भी दिल कह रहा है, दोनों में दिल यही कह रहा है। वो तो दिल भी कह रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस दफा हम इंडिया को हरा देंगे। और मुंडे भाई, आप बताइएगा, जो इंडिया की टीम है, जाहिर है वो एक अच्छी टीम है, फिर जो इंग्लैंड की टीम है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त पावर हिटर्स मौजूद हैं। कल के मैच के आपको क्या चांसेस लगते हैं? लग रहा है आपको पाक इंडिया फाइनल होगा, और होता है तो उसमें भी पाकिस्तान ने जिस तरह पिकअप किया, चांसेस है पाकिस्तान के ये वर्ल्ड कप जीतने के? हाँ जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जिस तरह सर्कमस्टांसेस बने, पाकिस्तान टीम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट यूनिट के तहत ऊपर आई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के आई है। यकीनन जो एनर्जी नजर आ रही थी आज भी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज में, इट वाज ट्रेमेंडस। लाइक नजर आ रहा था कि एवरीबॉडी वांट्स सम बिजनेस, यू नो, दे वांट टू विन द मैच, एंड एट द एंड रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के हक में आया। मेरा ख्याल है इस वक्त बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और पाकिस्तान को क्रिकेट टीम को सोचना भी नहीं चाहिए इंग्लैंड आए या इंडिया आए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमने अपने हरीफ को किस तरह हराना है। जिस तरह एनर्जी क्रिएट हुई है, इस पॉजिटिव एनर्जी को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाबर का यहाँ बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा। बाबर चूँकि खुद अब रन कर चुके हैं, तो नेचुरली उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो यकीनन रिफ्लेक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यहाँ पे मैं समझता हूँ, मुझे बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि इंडिया मुझे नज़र नहीं आती। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जीतेगी। इंग्लैंड और एक दफ़ा जो हमारी वो 92 की सिमिलैरिटीज़ चल रही हैं वो मुझे रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। इंग्लैंड नो डाउट एक बहुत अच्छी टीम है, मुझे बेटर लगती है वो इंडिया से, और ये कि जो कंडीशंस हैं वो यकीनन इंडिया की थोड़ी सी फेवरेबल होंगी, बट इंग्लैंड कैन बी वेरी डेंजरस टीम। इंडिया के लिए आसान नहीं होगा अगर मैच जीतना है। जिस तरह आज हमारा मैच था कि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ लड़ के मैच जीता, इसी तरह इंडिया को लड़ के मैच जीतना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं होगा। बाजार मेरी फेवरेट टीम यही है कि मैं इंग्लैंड को कहूँगा कि इंग्लैंड कल जीता हुआ मुझे नज़र आता है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से करे और एक हिस्ट्री रिपीट हो, 92 की यादें वापस आए और 92 की तरह हम इंग्लैंड को एक दफ़ा फिर इसी मैदान में संडे को हराएं। और आगे भाई आप कहिएगा, इंडिया की बैटिंग में हमें नज़र आया है कि कोहली ने पिक किया है, सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छा खेलते नजर आए हैं, फिर बॉलिंग में बुमराह की अदम मौजूदगी के बावजूद भी एक डिसिप्लिन नजर आया, अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लग रहा है कि इंडिया का चांस है कल, या पाक इंग्लैंड फाइनल ही देख रहे हैं आप? देखिए, अब जो चांसेस बन रहे हैं वो है कि इंडिया कल जीते और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दुनिया की सारी ताकत जो है उसमें लग जाती है, चाहे वो ICC हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो, स्पॉन्सर्स हो, सारे फैंस हों, हर एक बंदा जो पिच बनाने वाला उसकी भी ख्वाहिश यही होगी कि कहीं इंडिया जीते और वो फाइनल जो है पाकिस्तान से हो। तमाम कोशिश होगी, तमाम एफर्ट होगी कि इंडिया कल मैच जीते। आप देखिएगा पिच जो है वो इंडिया की फेवर में जाएगी, और ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर कोहली ने जब खेला बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। इंग्लैंड के 2 इंजरीज के चल रहे हैं, मार्क वुड की इंजरी को लेके परेशान है, जो डेविड मलान है वो बाहर हो चुके हैं, तो उनकी 2 ये मेन उनके फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता नहीं होंगे। तो इंडिया इज फेवरेट। इंडिया के लिए हर कोशिश होगी, हर तरह से कोशिश की जाएगी कि इंडिया की फेवर में चीज़ें पिचेस बनाई जाएं, और ताकि इंडिया और पाकिस्तान का, ये हमारी ख्वाहिश भी है और हम ये देखना भी चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल। तो आगे भाई, अगर संडे को इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है तो आपकी फेवरेट पाकिस्तान ही है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिक किया है, ये टफ मुकाबला होगा। डेफिनेटली
डेफिनेटली उसकी वजह यह है कि देखिए, जब आप सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचते हैं तो उसमें स्किल का कोई काम नहीं रह जाता। अगर स्किल की बात रहती तो न्यूजीलैंड आज इतना हल्का परफॉर्म ना करता। अब ये सारी होती है कि आपके दिमाग में सारे जो टिक है वो पॉजिटिव जा रहे हैं, कहीं डाउट नहीं आ रहा, आप कोई सोच नहीं आ रही। तो अब जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने, शाहीन ने शुरू में बॉलिंग की है, अब देखेंगे मेलबर्न में तो और ज़्यादा स्विंग करेगा और अनप्लेएबल पाकिस्तानी बॉलिंग हो जाएगी। अब इनको नहीं कोई रोक सकता। इट्स अबाउट द माइंडसेट। बहुत शुक्रिया। प्लेयर्स की राय है कि पाकिस्तान भारत का फाइनल हो सकता है और चांसेस पाकिस्तान ही के जीतने के हैं। और सियासी मैदान में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, उन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ अपना लॉन्ग मार्च कल से दोबारा शुरू करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद बंद करने के दावे कर रहे हैं। सियासी दर्जा हरारत में फिर इजाफा होने जा रहा है और इसके साथ साथ नए आर्मी चीफ की तैनाती की तारीख भी करीब आती जा रही है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अहम मुशावरत के लिए लंदन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने मरीम नवाज की मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है। और मुलाकात से पहले और बाद में भी सहाफ़ियों ने उनसे आर्मी चीफ को तौसीक देने से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। साहब क्या कहेंगे, आज आपकी मियां साहब से मीटिंग होने जा रही है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं। आया हूँ अपने मेरे बड़े भाई हैं, मेरी फैमिली है, मैं उनको मिलने आया हूँ और उनसे ज़ाहिर है कि अपना बड़े अरसे बाद मैं मिल रहा हूँ बच्चों को, बड़े मियाँ साहब को। जी तो बैठ के जो एक ख़ानदान जब बैठता है तो फिर गपशप मारता है। तो आप की सियासत पे आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब, आज क्या डिस्कस हुआ है आर्मी चीफ के हवाले से? आर्मी चीफ के हवाले फैमिली मीटिंग थी। हम अपना बड़े भाई, भतीजे, मेरा बेटा और मेरी भतीजियाँ और फैमिली वाले बैठे थे। हमने दोपहर की खाना इकट्ठे खाया और गपशप मारी और आप सबको मैच जीतने की बहुत मुबारक। इसी सियासी गहमा गहमी में तहरीक इंसाफ कल वजीराबाद में उसी जगह से लॉन्ग मार्च शुरू करेगी जहां इमरान खान पर फायरिंग हुई थी। खुद पर हमले के हवाले से आज इमरान खान की अहम ट्वीट सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने खिलाफ कत्ल के मंसूबे का तकरीबन 2 माह पहले इल्म हो चुका था और मैंने 24 सितंबर को रहीम यार खान और 7 अक्टूबर को मियांवाली के अवामी इज्तिमाअत में इसका पर्दा भी चाक किया। वजीराबाद में की जाने वाली कत्ल की कोशिश स्क्रिप्ट के एन मुताबिक थी। मैं इस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में पहले अफसर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। इमरान खान अपने इंटरव्यूज़ में यह भी कह चुके हैं कि उन्हें एजेंसी के अंदर से ही मालूमात मिल रही हैं, क्योंकि वो वजीर आज़म रह चुके हैं और लोगों को जानते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए पंजाब के वजीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने दावा किया कि इब्तिदाई फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर कम अज़ कम 2 थे। जो फोरेंसिक्स की टीम है उन्होंने जो इनिशियल जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक हमलावर 1 नहीं कम से कम 2 थे, कम से कम 2 थे। सो ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि कोई फनेटिक है, कोई जनूनी है, ऐसा हरगिज नहीं है। वो अकेला नहीं था, हमलावर 1 से ज़ायद थे। इनिशियल रिपोर्ट है ये, फोरेंसिक रिपोर्ट बाद में आएगी, डिटेल रिपोर्ट है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की काबीना कमेटी ने इमरान खान पर हमला केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला किया है, जिसकी सरबराही एडिशनल IG हाईवेज रियाज नज़ीर करेंगे, जबकि दीगर अराकीन में मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ अब इस्लामाबाद से ज़्यादा रावलपिंडी का जिक्र कर रही है और फवाद चौधरी ने आज एक ट्वीट में ऐलान किया है कि रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तौसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह इमरान खान तीसरे हफ्ते में लाखों लोगों के साथ रावलपिंडी में होंगे। शेख रशीद ने ट्विटर पर लिखा है कि रावलपिंडी के इजलास और लंदन में होने वाली मीटिंग अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने पिंडी में होंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। इमरान की रावलपिंडी आने की ताखीर अहम हिकमत अमली का हिस्सा है। FIR ना कटने का ताना देने वालों की अपनी सियासी पतंग कटने वाली है। कौम सड़कों पर होगी। ये लंदन में न्यू ईयर मना रहे होंगे। जरदारी और नवाज की ख्वाहिशें दम तोड़ जाएंगी। फजलुर रहमान पुल पढ़ाएंगे। वतन के लिए कफन पहनने वाले इदारे मुल्क बचाएंगे, इलेक्शन कराएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि हम इस्लामाबाद को हर तरफ से बंद कर देंगे। आज भी तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में 2 मकामात पर एहतजाज जारी रहा। शमसाबाद पर मरी रोड और पीरवदाई मोड़ तीसरे रोज़ भी बंद रहा। सफरी और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तिल रहीं। ट्रांसपोर्टर्स और शहरी परेशान हैं। इस दौरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें भी आती रही हैं। आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सदर मुमलिकत का ओहदा आईनी है, वो मसालहती किरदार अदा करना चाहें तो एतराज़ नहीं होगा। सारी सूरत पर बात करेंगे सीनियर साथियों तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, एक तरफ वजीर आज़म लंदन पहुंच गए हैं अहम मुशावरत के लिए नवाज शरीफ साहब से, और इमरान खान साहब कल का लॉन्ग मार्च भी शुरू कर रहे हैं, मगर साथ ही उन्होंने ट्वीट्स करके मजीद हीट भी बढ़ा दी है। ये किस तरह सिचुएशन जा रही है?
शाहजेब साहब देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। आपने जो सवाल किया है, मैं अगर इसका एक सीधा साधा आपको टू द पॉइंट जवाब देना शुरू कर दूँ तो मेरे लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, आपके लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सारे ही हुकूमत में हैं। शहबाज शरीफ भी हुकूमत में है, आसिफ जरदारी भी हुकूमत में है, इमरान खान भी हुकूमत में है, मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में है, सारे ही हुकूमत में है। अपोजिशन में तो कोई भी नहीं है, शायद सिर्फ जमात इस्लामी अपोजिशन में है। तो ये सारे लोग जो हुकूमत में हैं, तो ये हम कोई अगर सही बात करते हैं तो कभी कोई एक नाराज़ हो जाता है, कभी कोई दूसरा नाराज़ हो जाता है, कभी कोई तीसरा नाराज़ हो जाता है। तो ये बड़े मसाइल हैं और बहुत सी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में अब इस वक्त ऐसी हो रही हैं जिनकी आपको कहीं से कोई अनाउंसमेंट नज़र नहीं आएगी, कोई प्रेस रिलीज नज़र नहीं आएगी। तो बस इसी किस्म के फ़ैसले हैं और कुछ फ़ैसले जो हैं वो हो सकता है कि अभी उनकी अनाउंसमेंट ना हो, कुछ दिनों के बाद हो। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ट्वीट्स के ज़रिए बहुत कुछ अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं, आज जो उन्होंने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है जो कि आपने बताया भी है कि उन्होंने कहा कि एक कंट्रोल रूम का जिक्र किया है और उसमें एक और अफसर भी बैठा हुआ था और मैं उसका भी नाम लूँगा। तो ये इमरान खान साहब जो हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहीं पे कोई कंट्रोल रूम है तो मुझे ये पता है कि उस कंट्रोल रूम में कितने बजे से लेके कितने बजे तक कौन कौन बैठा हुआ था और मैं सब जानता हूँ इनके बारे में। और ये भी उन्होंने कह दिया है बैकी एंडरसन को एक इंटरव्यू में कि मुझे तो खबरें अंदर से मिल रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सीधा सीधा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके अंदर कुछ सरकश अनासर हैं, कुछ रोग एलिमेंट्स हैं जो कि उनके राब्ते में हैं और वो उनके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। वो इनको खबरें देते हैं और ये उन ख़बरों को कभी ट्वीट्स की सूरत में पेश कर देते हैं, कभी उन ख़बरों को अपनी तकरीरों की बुनियाद बना लेते हैं। तो ये आप ख़ुद ही सोचें कि हम किधर जा रहे हैं। यानी कि एक मुल्क का जो एक साबिक वज़ीर आज़म है वो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके अंदर गड़बड़ है और मैं उस गड़बड़ का बेनिफिशरी हूँ और मुझे जो है वो ख़बरें दे रहे हैं। तो अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये बात जो है क्या कोई ज़िम्मेदार आदमी जो है या कुछ ज़िम्मेदार लोग अगर इकट्ठे होंगे किसी इजलास में तो क्या वो इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेंगे? चले वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें लेकिन वो अपने इर्द गिर्द तो लोगों को तलाश करेंगे ना कि ये कौन लोग हैं जो इमरान खान को ख़बरें दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इज़ प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल रहे हैं। ये इस किस्म के बयानात दे के और इस किस्म की ट्वीट्स करके वो किसी और के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और सब और ज़ाहिर दोनों बातें बड़ी संगीन हैं। अगर वो जो जिस प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं उनके मर्डर के लिए ये बहुत ज़्यादा संगीन बात है। फिर वो ये कहना कि मुझे अंदर से इत्तला मिली है, ज़ाहिर तहकीक तलब मामला भी है आमिर मीर साहब। मगर साथ में सदर साहब तो एक्टिव हुए थे ना और खान साहब ने तो वाज़ेह कहा था मैंने शहबाज शरीफ से बात ही नहीं करनी है, मैं तो बात हैंडलर्स से करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि सदर हमारी तरफ से बात करेंगे। फिर मुलाकातों की खबरें भी आती रहीं। फिर ये हुआ क्या कि इतनी हीट बढ़ गई, उन मुलाकातों का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल सका है? देखें, सिर्फ सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के कांटेक्ट पर्सन नहीं थे। इमरान खान साहब बैक वक्त बहुत से लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत से लोगों के ज़रिए उन्होंने जो हैंडलर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ रब्ता कायम किया हुआ था। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी उनकी बात गलत है कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ बात नहीं की। इमरान खान साहब के कम से कम 3 जो करीबी साथी हैं उनकी शहबाज शरीफ साहब की एक टीम के साथ बाकायदा मई के महीने में मुलाकातें हुई थी और बहुत सी चीज़ें तय भी पा गई थी। तो ये इमरान खान साहब ये बात ना करें कि वो शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने बात नहीं की और शहबाज शरीफ साहब ये बात ना करें कि जी मैंने इनके साथ बात नहीं करनी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की मई के महीने में, लेकिन वो बातचीत जो है वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकी। तो जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने सिर्फ आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेल मुलाकातें नहीं की, इन्होंने फैसल वाडा साहब को भी इस्तेमाल किया और फैसल वाडा साहब के ज़रिए इन्होंने बहुत से वादे भी किए, वो उनमें से कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। फिर इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, उनके ज़रिए भी बड़ी अहम मुलाकातें की और तनवीर इलियास साहब ने इनके बिहाफ पे कुछ कमिटमेंट्स भी दी, वो भी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं वो भी थे इसमें। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो अगर ये कहेंगे कि मैं फ़लाँ का भी नाम ले दूंगा और फ़लाँ का भी नाम ले दूंगा
तो अगर इस किस्म के सारे लोग जो हैं, जो उनके बिहाफ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे थे, अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें इमरान खान साहब ने ये कहा था, हमें इमरान खान साहब ने ये कहा था, फ़लाँ को जाके ये कहो, फ़लाँ को जाके ये, अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर इमरान खान साहब का इस वक्त जो नैरेटिव है वो किधर जाएगा? यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ को भी बेनकाब कर दूंगा, फ़लाँ को भी बेनकाब कर दूंगा, कभी आप कहते हैं डर्टी हैरी, कभी आप कोई नाम देते हैं, कभी आप मीर जाफ़र कहते हैं, और दूसरी तरफ आप इनके साथ राब्तों की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी जो है ये मुनासिब नहीं है, और इमरान खान साहब अगर इलेक्शन की डेट के लिए लॉन्ग मार्च करें तो ये एक जायज़ उनका मुतालबा है। लेकिन अगर उनका मतमे नज़र सिर्फ ये है कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाओ वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो मेरा ख्याल है ये बात तो कोई नहीं मानेगा। मतलब मुझे ये भी बताएगा, आपने ज़ाहिर हमारे प्रोग्राम में बताया था कि खुदा न खास्ता वायलेंस का बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है होता हुआ जब ये लॉन्ग मार्च आएगा, कुछ ख़तरा महसूस कर रहे हैं इस सारी की सारी सूरत हाल में, इदारे भी, इसके अलावा क्या ज़रा बताते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने तो खुद ही कहा था ना, खुद ही एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहा था उन्होंने कि मेरे कत्ल का मंसूबा तैयार हो गया है और कत्ल के मंसूबे में फ़लाँ लोग मुलव्वस हैं। कुछ उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के नाम लिए, और फिर साथ में ये भी कहा कि फिर मुलजिम जो है उसके बारे में कहा जाएगा कि वो एक मजहबी जुनूनी है। ये उन्होंने कहा था, हमले से पहले कहा था। अब हमले के बाद अगर एक शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और फिर उसका जो स्टेटमेंट है वो मीडिया के ज़रिए उसको सारी दुनिया तक पहुँचा दिया, तो ये तो इमरान खान साहब इंडिकेट हो गए। इमरान खान साहब जो हैं वो उसको मानने के लिए अब तैयार नहीं है। भाई आपने खुद ही कहा था कि ऐसे ऐसे होगा, तो अगर पुलिस ने उस बंदे को गिरफ़्तार करके और उसका स्टेटमेंट जो है वो मीडिया पर्सनस को या टीवी चैनल्स को फराहम किया, तो वो तो दरअसल अगर वो स्टेटमेंट सामने आई तो जो आपका मौक़िफ़ था वो सही साबित हो रहा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मजहबी जुनूनी इसमें मुलव्वस नहीं, इसमें कोई और लोग मुलव्वस हैं, इसमें वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं, फ़ौजी अफसर साहब हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी इमरान खान साहब जो हैं, ये मेरे ज़ाती राय में ये उनका राइट था कि उनकी जो FIR है जिनको वो नामज़द करना चाहते थे वो दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन अगर दर्ज नहीं हो रही तो इसकी ज़िम्मेदार तो पंजाब हुकूमत है, और वो पंजाब हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे, चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं कह रहे, उनका सारा जोर जो है वो पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ है। तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से नहीं है वहाँ पे? तो अब अगर उन्होंने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और वो दोबारा अगर पिंडी आ रहे हैं, और अब इस्लामाबाद की बात नहीं हो रही, अब रावलपिंडी की बात हो रही है, तो ये सबको समझ आना चाहिए कि अगर रावलपिंडी की बात हो रही है तो वो रावलपिंडी में कौन सी जगह जो है वो उनका टारगेट हो सकती है। तो अब उन्होंने एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का आगाज़ कर दिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब इस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के ज़रिए चाहते हैं कि मुल्क में ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो पहले ही बहुत कमज़ोर है ये ख़त्म हो जाए, और ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, और सिस्टम ख़त्म हो जाए तो वो उसमें एक सियासी शहीद बन के उभरेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सबको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, और वो वफाकी वज़रा जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की धमकियां दे रहे हैं उनको भी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, और कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए कि जिसके ज़रिए जो रियासती इदारे हैं वो आने वाले दिनों में पिंडी में अगर कोई वायलेंस होने वाला है और कोई बहुत बड़ा वहाँ पे तमाशा लगने वाला है तो उसका कानून के दायरे के अंदर रह के मुकाबला करें। कानून के अंदर रह के आप बहुत से रास्ते तलाश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसकी तो कम अज़ कम मैं तो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब ने एक और अहम बयान दिया है, उसके बारे में आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज के किरदार से मुताल्लिक इमरान खान के मुतज़ाद बयानात पर आलमी मीडिया भी सवालात उठाने लगा है, और मुसलसल उनसे ये सवालात हो रहे हैं कि वो फ़ौज से आखिर चाहते क्या हैं। क्या वो चाहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करके उनके साथ खड़ी हो जाए, या फ़ौज न्यूट्रल रहे और सियासत में कोई किरदार ना अदा करे। इमरान खान आलमी मीडिया पर मिसालें दे रहे हैं कि वो क्रिकेट की 200 साल तारीख में वाहिद कप्तान थे जो न्यूट्रल अंपायर्स लेकर आए, और ये बात वो इस सवाल के जवाब में कर रहे हैं कि वो फ़ौज से चाहते क्या हैं। और पाकिस्तान में जलसों में, इंटरव्यूज़ में इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पर उन्हें ताने देते हैं, जानवर कहते हैं, और क़यामत के दिन से भी डराते हैं। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी
कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद कीनिया की पुलिस की जानिब से जो इब्तिदाई वजाहत दी गई थी, उस पर दिन ब दिन शक्कू व शुबहात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ कीनिया के सहाफ़ी अपनी पुलिस और हुकूमत की वजाहत और वाक़े की तफसीलात पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ से भी की गई तफसील से इस पूरे वाक़े पर मज़ीद सवालात उठ रहे हैं। कीनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त की वजह से हुआ था, क्योंकि पुलिस एक बच्चे के अगवा और चोरी होने वाली गाड़ी के लिए चेकिंग कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने नाका भी लगाया हुआ था, और नाके पर ना रुकने की वजह से ही पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसमें वो जाबाहक हुए। लेकिन आज इस हवाले से खबर सामने आई है कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे और जिस गाड़ी के चोरी होने की इतला थी, वो दोनों ही अलग अलग मॉडल की थी, जबकि असल में गुम होने वाली गाड़ी अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े से आधा घंटा पहले ही शहर के अंदर ही से मिल चुकी थी, जबकि अरशद शरीफ का कत्ल गाड़ी मिल जाने के बावजूद आधे घंटे बाद, और वो भी शहर से काफ़ी दूर किया गया। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम और फैक्ट फोकस की सहाफ़ी अमारा शाह की खबर के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने जिस गाड़ी को चोरीशुदा करार देकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली चलाई, उसके मालिक का कहना है कि पुलिस को इल्म था कि असल गाड़ी नेरूबी शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद है, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली नेरूबी से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर मकाम पर चलाई गई। चोरीशुदा गाड़ी के मालिक डगलस कमाऊ ने एक तहरीरी बयान में बताया कि उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग के जदीद तरीन आलात नस्ब थे, जो गाड़ी की लम्हा व लम्हा लोकेशन से पुलिस को आगाह कर रहे थे। कमाऊ ने यह भी बताया कि पुलिस ने उनके हमरा उनकी गाड़ी रात 9:30 बजे बाजियाब करा ली थी, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी को नाका लगाकर रोकने की कोशिश और फायरिंग का वाकया पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे पेश आया था। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मामला गाड़ी की चोरी के अलावा अगवा का भी था, क्योंकि पुलिस के इब्तिदाई बयान के मुताबिक चोरी होने वाली गाड़ी में एक बच्चा भी मौजूद था। लेकिन इस हवाले से फैक्ट फोकस की खबर के मुताबिक गाड़ी में मौजूद कमाऊ के अगवा होने वाले बेटे की उम्र 28 साल थी, और यह वाकया 23 अक्टूबर को उस वक्त पेश आया जब कमाऊ अपने 28 साल बेटे डंकिन के साथ नेरूबी की नगारा मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। वो अपने बेटे को गाड़ी में छोड़कर सामान लेने गए, मगर जब वापस आए तो गाड़ी गायब थी। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, और 20 मिनट की तलाशी के बाद कमाऊ ने मकामी पुलिस को इतला दे दी। अब क्योंकि गाड़ी में ट्रैकिंग के आलात नस्ब थे, तो पुलिस ने मालिक की मौजूदगी में गाड़ी को तलाश करना शुरू कर दिया, और कमाऊ के बयान के मुताबिक उनकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज के ट्रैकर के सिग्नल मौसूल हो रहे थे, और उसकी लोकेशन का उन्हें और पुलिस को पता चल रहा था। सिग्नल्स को देखते हुए पुलिस उन्हें लेकर नेरूबी के मज़ाफ़ाती इलाके किसेरियन पहुंची, और इसी दौरान उन्हें अपने बेटे का फ़ोन आ गया कि वो अपनी माँ से मिलने चला गया था। जब कमाऊ से पूछा गया कि उनका बेटा बताए बगैर क्यों चला गया था, तो उन्होंने इशारतन बताया कि कुछ खानदानी मसाइल चल रहे थे, जिसके बाद 9:30 बजे गाड़ी और बच्चा दोनों मिल गए। जबकि कीनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया रात 10 बजे हुआ, यानी ना कोई अगवा का केस था, क्योंकि गाड़ी में मौजूद जिसको बच्चा कहा जा रहा था वो 28 साल का लड़का था, और जिसे चोरी का केस बताया जा रहा था वो चोरी का था ही नहीं, क्योंकि वो लड़का खुद ही गाड़ी चलाकर बगैर बताए चला गया था। और सिर्फ यही नहीं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह और फैक्ट फोकस दोनों की जानिब से ये बात भी सामने आ रही है कि चोरी होने वाली गाड़ी और अरशद शरीफ की गाड़ी दोनों अलग अलग मॉडल की थी। चोरी होने वाली गाड़ी मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर थी, जो सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि अरशद शरीफ हमले के वक्त एक लैंड क्रूजर में सवार थे। मुर्जा अली शाह ने पुलिस की तहवील में गाड़ी की जो फुटेज देखी, उसके मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी की बाएं तरफ और ड्राइवर खुर्रम अहमद दाएं तरफ सवार थे, और उन्होंने अरशद शरीफ की साइड पर 6 गोलियां देखी, और अरशद शरीफ की सीट और सामने की जगह पर खून बिखरा हुआ था, जबकि उनके बिल्कुल बराबर में ड्राइविंग सीट की तरफ सिर्फ 3 गोलियों के निशान थे, जिनमें से एक गोली गाड़ी के टायर पर लगी, दूसरी दरवाजे पर, और तीसरी गाड़ी की पिछले साइड पर लगी, जबकि ड्राइवर की सीट पर कोई खून का निशान नहीं था। मुर्जा अली शाह के मुताबिक गाड़ी के ऊपर 3 तरफ से फायरिंग की गई। अरशद शरीफ गाड़ी की बाएं तरफ सवार थे, जहां डायरेक्ट फायरिंग की गई, जबकि ड्राइवर की साइड पर मौजूद पुलिस अफसरान ने कोशिश की कि वो गाड़ी के सिर्फ टायरों को निशाना बनाएं, और इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के जायजे से लगता है कि फायरिंग चलती गाड़ी पर नहीं की गई, और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को रोक कर उस पर फायरिंग की गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।